घरों में काम किया करती थी। वो जो पैसे कमाती उसे गांव में अपने परिवार को भेजा करती थी। एक बार आशना को कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव जाना पड़ा, जिस कारण शहर में आशना का काम छूट गया। उसके बाद क्या हुआ, जानने के लिए देखते हैं कहानी ब्रेड समोसे वाली की सफलता। मालकिन, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए। 10 दिन की छुट्टी? नहीं आशना, तू चली जाएगी तो यहाँ काम कौन करेगा? 10 दिन तो बहुत ज्यादा है, 3-4 दिन में आ जाना। ठीक है मालकिन। आशना अपने दोनों बच्चों को लेकर रात वाली बस में बैठ जाती है। गांव में आशना का अपाहिज पति और बूढ़े सास ससुर रहते थे। आशना के पति मुकेश ने अपने दोनों पैर एक हादसे में गंवा दिए थे, जिसके बाद से वो घर ही में रहता था। सास ससुर, पति और 2 बच्चे, सबकी जिम्मेदारी आशना के कंधों पर थी, जिसके लिए आशना शहर में रहकर लोगों के घरों में काम करती थी। अपनी तनख्वाह में से आधे पैसे गांव भेज दिया करती, लेकिन इस बार खबर आई कि ससुर की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई है, जिस कारण आशना को गांव आना पड़ा। अगली सुबह आशना अपने गांव पहुंच जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आशना के ससुर का पार्थिव शरीर घर के बाहर रखा था और घर में रोना धोना मच गया था। तुम आ गई आशना, पिताजी हमें छोड़कर चले गए। अब मैं और माँ अकेले हो गए हैं। मुकेश के दोनों बच्चे पिंकी और छोटू उसके गले लगकर रोने लगे। पापा, दादाजी कहाँ चले गए? छोटू बेटे, दादाजी को भगवान ने अपने पास बुला लिया। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तो दादाजी को भगवान के पास से वापस ले आऊंगा। छोटू की बातें सुनकर मुकेश उसे अपने सीने से चिपका लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। नन्ही पिंकी अपनी दादी और पापा के आंसू अपने हाथों से पोंछती है। आशना ने अपने ससुर के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया। कुछ दिनों तक आशना गांव में ही रही। करीब 15 दिन बाद, पिंकी के बाबा, अब मुझे शहर वापस जाना पड़ेगा। मालकिन से 3-4 दिन की छुट्टी लेकर आई थी, अब तो 15 दिन हो गए। आशना बहू, तू शहर चली जाएगी तो हमारा क्या होगा? मुकेश तो खुद से कोई काम कर नहीं पाता। मेरी बूढ़ी हड्डियों में अब जान नहीं बची। मुझसे अब मुकेश की देखभाल नहीं की जाती। तू अब यहीं रह जा। लेकिन माँ जी, गांव में मुझे काम कौन देगा? यहाँ तो सभी अपने अपने घरों में खुद काम करते हैं। जब मेरे पास कोई काम नहीं होगा तो हमारे भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। दादी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलो ना। वहाँ बहुत ऊंचे ऊंचे मकान हैं, वहाँ बड़ा मजा आएगा। हाँ माँ जी, आप लोग भी हमारे साथ शहर चलिए। लेकिन आशना, तुम्हें तो पता है कि मैं चल फिर नहीं सकता। फिर मैं शहर कैसे जाऊंगा? उसकी फिक्र आप मत कीजिए, मैं आपको शहर ले चलूंगी। अगले दिन पूरे परिवार ने शहर जाने की तैयारी कर ली। आशना ने अपने पति मुकेश को अपनी गोद में उठा लिया और उन्हें बस में बिठाकर शहर ले आई। शहर आकर, माँ जी, आज से मुझे काम पर जाना होगा, आप लोग घर में रहिए। मैंने खाना बना दिया है। पिंकी आप लोगों का ध्यान रखेगी। हाँ माँ, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मैं बाबा और दादी का ध्यान रखूंगी और छोटू का भी। आशना काम पर चली जाती है, लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसकी मालकिन के घर में कोई और काम कर रही थी। मालकिन, ये क्या, आपने दूसरी काम वाली रख ली? और क्या करती आशना, तुझे तो कहा ही था कि तेरे बिना यहाँ मुश्किल हो जाएगा। 3-4 दिन में आ जाना, लेकिन तू पूरे 15 दिन बाद आई है। आशना उदास होकर घर लौट आती है। अरे आशना बहू, तू इतनी जल्दी आ गई? माँ जी, मेरी मालकिन ने मेरी जगह दूसरी काम वाली रख ली है। अब मुझे कहीं और काम ढूंढना पड़ेगा। सब मेरी वजह से हुआ है। अगर मैं अपने दोनों पैरों से लाचार ना होता तो तुम्हें इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। गांव से हम सब शहर तो चले आए, लेकिन अब गुजारा कैसे होगा? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सब ऊपर वाले की मर्जी से होता है। उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। माँ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे समोसा खाना है। माँ, मुझे भूख लगी है। मुझे समोसा खाना है। समोसा बनाओ ना। शाम हो चली थी। आशना कभी कभी बच्चों के कहने पर समोसा बनाया करती थी, जो बच्चे काफी चटकारे ले लेकर खाया करते थे। उस दिन समोसा बनाने के लिए घर में मैदा नहीं था, बस थोड़े से आलू रखे थे। छोटू बेटे, आज समोसा बनाने का सामान नहीं है, मैं समोसा कल बना दूंगी। नहीं माँ, मुझे समोसा आज ही खाना है। आशना रसोई में जाती है। वहां उसने देखा कि घर में ब्रेड रखे हुए थे। छोटू बहुत जिद कर रहा है, क्यों ना आज ब्रेड से ही समोसा बना दूं। आशना घर में रखे ब्रेड से समोसा बना देती है और सबको खाने के लिए देती है। वाह माँ, समोसे बहुत करारे बने हैं, बहुत ही टेस्टी हैं। मुझे एक समोसा और दो ना। माँ, मुझे भी एक और समोसा चाहिए।
बहू, तेरे हाथ के समोसे तो बड़े लाजवाब हैं। इसके आगे तो खस्ता, कचौरी, पूरी, पकवान सब फेल हैं। भाई वाह आशना, मेरा तो पेट भर गया। अगर एक समोसा और मिल जाए तो मैं रात में खाना नहीं खाऊंगा। अब सबको एक एक समोसा और मिलेगा। आशना सबको ब्रेड समोसा खिलाती है। उसके साथ उसने जो हरे धनिया की चटनी बनाई थी, उससे समोसे का स्वाद और भी बढ़ गया था। उस दिन पूरे परिवार ने ब्रेड समोसा खाया। बहू, मैं तो अब कुछ नहीं खाऊंगी। रात भर तेरे हाथों से बने ब्रेड समोसे का स्वाद मुंह में रहेगा तो नींद अच्छी आएगी। उस दिन ब्रेड समोसा खाने के बाद किसी ने भी और कुछ नहीं खाया। दूसरे दिन आशना काम की तलाश में बाहर जाती है। मालकिन, मुझे काम पर रख लीजिए। मुझे खाना बनाना, सफाई करना, झाड़ू पोछा, कपड़े धोना सब आता है। अभी मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है। मेरे घर में पहले से ही काम वाली है। मालकिन, रख लो ना। आपके घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा कर दूंगी, छोटे बच्चों को संभाल लूंगी। अरे कहा ना, मुझे काम वाली की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आशना दूसरे घरों में काम मांगने जाती है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता है। थक हार कर वो घर वापस आ जाती है। क्या बात है आशना, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कोई काम नहीं मिल रहा है। ऐसे कब तक चलेगा? जमा पैसे भी अब खत्म होने वाले हैं। काम नहीं मिला तो कहीं हमें वापस गांव न जाना पड़ जाए। गांव जाना पड़ जाएगा तो चले जाएंगे, तू इतनी चिंता मत कर। लेकिन माँ जी, मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे शहर में रहकर पढ़े लिखे और कुछ अच्छा काम कर सके। मेरी तरह उन्हें दूसरों के घरों में काम न करना पड़े। हम गांव चले गए तो इनकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कोई बात नहीं, आज ना सही कल तो काम जरूर मिल जाएगा। तुम हिम्मत मत हारना। आशना दूसरे दिन भी काम की तलाश में जाती है, लेकिन उसे किसी ने काम नहीं दिया। आशना उस दिन भी मायूस होकर घर लौटती है। रोज के खर्चों में जमा पैसे खत्म हो गए थे और अब आशना के पास सिर्फ 1,000 रुपए बचे थे। ये 1,000 रुपए कुछ दिन में ही खर्च हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? माँ, इन 1,000 रुपए से तुम ब्रेड समोसा बना सकती हो। पिंकी बेटा, अगर ब्रेड समोसा में सारे पैसे खर्च कर दिए तो आगे न जाने हमें कब तक भूखा रहना पड़ेगा, न जाने कब काम मिलेगा। माँ, मैं ब्रेड समोसा हमारे लिए बनाने के लिए नहीं बोल रही हूँ। आप ब्रेड समोसा बनाकर बेच भी सकती हो। इससे घर बैठे बैठे आपका काम हो जाएगा और आपको काम के लिए भटकना भी नहीं पड़ेगा। पिंकी ठीक कह रही है आशना, तुम ब्रेड समोसा बनाना और मैं उन्हें बेचने में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, ये काम भी करके देखती हूँ। अगर लोगों को मेरे ब्रेड समोसे पसंद आ गए तो फिर यही काम करूंगी। लोगों को तेरे ब्रेड समोसे क्यों पसंद नहीं आएंगे? तुझे तेरे हुनर का भी अंदाजा नहीं है। उस दिन जो तूने ब्रेड समोसे बनाए थे, उसका स्वाद अभी तक मेरे दिमाग में घूम रहा है। अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही ब्रेड समोसा बनाने का सामान लाती हूँ। आशना बाजार जाकर कुछ ब्रेड, आलू, तेल और मसाले खरीद कर लाती है। साथ में चटनी बनाने के लिए धनिया पत्ता और इमली भी लाती है। दूसरे दिन से उसने ब्रेड समोसा बनाना शुरू कर दिया। आशना सड़क के किनारे खड़े होकर गरम गरम ब्रेड समोसे तलती और मुकेश कुर्सी पर बैठकर ग्राहकों को आवाज लगाता। आइए, गरम गरम ब्रेड समोसा खाइए। एक बार खाएंगे पूरी पकवान भूल जाएंगे। आइए आइए, गर्म गर्म ब्रेड समोसा खाइए। धीरे धीरे लोगों ने आशना के ठेले की तरफ आना शुरू कर दिया। स्कूल से लौटते हुए बच्चे हो या ऑफिस से लौटते हुए लोग, सबने हल्के फुल्के नाश्ते के तौर पर ब्रेड समोसा खरीदना शुरू कर दिया। ब्रेड समोसा कितने का है? 10 रुपए का एक। मुझे एक ब्रेड समोसा दे दो, हरी और लाल चटनी दोनों देना। अभी देता हूं बेटे। अरे भाई, ये ब्रेड समोसा तो मैंने पहली बार सुना है। बाबूजी, ये समोसा ब्रेड से बनाया गया है। आप खाकर तो देखिए, आपको पसंद ना आए तो दोबारा मत लेना। ठीक है, एक प्लेट लगा दो। एक प्लेट 20 रुपए का है बाबूजी। ठीक है, रोज रोज महंगे नाश्ते से तो यही ठीक है। आशना उस आदमी को एक प्लेट ब्रेड समोसा देती है। इसके आगे तो साधारण समोसे और खस्ता कचौरी भी फेल है। बड़ा टेस्टी है। एक काम करो, 2 प्लेट पैक कर दो। धीरे धीरे आशना के सारे ब्रेड समोसे बिक जाते हैं। पहले दिन ही अच्छी कमाई हो गई। अब आशना रोज ब्रेड समोसा बनाती और मुकेश उन्हें बेचता। कुछ ही महीनों में उन्होंने कुछ पैसे जोड़ लिए। अब आशना ने उन पैसों से मुकेश का इलाज करवाया और उसे नकली पैर लगवाए। अब मुकेश अपने दोनों पैरों से चलने लगा। धीरे धीरे आशना ने ब्रेड समोसे का कारोबार और बढ़ा लिया और एक दुकान खोल ली। उसने दोनों बच्चों का नाम स्कूल में लिखवा दिया।
इस तरह ब्रेड समोसा बनाकर आशना सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगी और उसका परिवार गरीबी से बाहर निकल आता है। सुहानी के माता पिता दोनों की ही कोरोना की चपेट में आने से मौत हो गई थी। सुहानी के पिता अंडा पराठे का ठेला लगाते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद सुहानी ने अंडा पराठे का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुहानी का एक छोटा भाई था अमन। माता पिता की मौत के बाद सुहानी ने अमन की पूरी जिम्मेदारी संभाल ली थी। अमन सरकारी स्कूल में पढ़ने जाया करता था। सुहानी शाम को अंडा पराठे का ठेला लगाती थी। तब तक अमन स्कूल से लौट आता था और काम में सुहानी की मदद करता था। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना। मेरे लिए भी एक प्लेट अंडा पराठा लगा दो। अभी लो साहब। अरे तुम्हारे अंडा पराठा में बड़ा स्वाद आता है, जी करता है एक और खा लूं। तो एक और ले लो साहब। सुहानी के पुराने और बंधे हुए ग्राहक थे जो कभी उसके पिता के बनाए हुए अंडा पराठा खाते थे। वो अब सुहानी के बनाए हुए अंडा पराठा खाने लगे। सुहानी का भाई अमन धीरे धीरे बड़ा होने लगा था और एक दिन, दीदी, स्कूल के सभी दोस्त वाटर पार्क घूमने जा रहे हैं, मुझे भी जाना है, 500 रुपए दे दो। अमन, मेरी इतनी कमाई नहीं है कि 500 रुपए तुझे घूमने के लिए दे सकूं। तू तो जानता है जो कमाई होती है उसकी आधी लागत सामान लाने में चली जाती है और बाकी बचे हुए पैसों से घर का खर्च चलता है। दिन रात मेहनत करके मैं तुझे पढ़ा रही हूँ ताकि तुझे बड़ा होकर मेरी तरह अंडा पराठा ना बेचना पड़े। तू पढ़ाई में ध्यान लगा और पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जा। अमन बुझे मन से जी दीदी कहकर स्कूल चला जाता है। स्कूल में, अरे तू वाटर पार्क घूमने के लिए पैसे लाया है? नहीं, दीदी ने मना कर दिया है। तेरी दीदी नहीं चाहती है कि तू कहीं घूमे फिरे। चल चिल मार। अमन का दोस्त उसे एक सिगरेट देता है और दोनों सिगरेट पीने लगते हैं। अमन को अब धीरे धीरे सिगरेट पीने और गुटखा खाने की आदत लग गई थी, जिसके लिए वो अंडे चुरा कर बेचने लगा। सुहानी जब अंडा पराठा बनाती तब अमन उसकी मदद करने के बहाने वहां पर खड़ा हो जाता और रोज 2-4 अंडे चुरा कर उन्हें बेच देता और उन पैसों से सिगरेट पीता और गुटखा खाता। मैंने तो 4 कैरेट अंडे लिए थे, लेकिन सभी कैरेट में से एक एक अंडा गायब है। सुहानी अंडे वाले की दुकान पर जाती है। अरे भैया, तुमने चारों कैरेट में से एक एक अंडा कम करके दिया है। कैसी बात कर रही हो बहन जी, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मैंने तो पूरे अंडे दिए हैं, तुम ठीक से चेक करो। और एक दिन, दीदी का ध्यान तो ग्राहकों के लिए अंडा पराठा बनाने में है। मैं आज ज्यादा अंडे चुरा लेता हूँ। इसे बेचकर सिगरेट और गुटखा के साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक भी ले लूंगा, बहुत गर्मी है। इस तरह अमन सुहानी की नजरें बचाकर रोज ज्यादा अंडे चुराने लगा। भाई, अंडे रोज चोरी हो रहे हैं, मुझे बहुत घाटा हो रहा है। इस तरह से तो मेरा काम चौपट हो जाएगा। दीदी, वो अंडे वाला तुम्हें कम अंडे देता है, इस बार तुम ध्यान से देखना। नहीं, वो तो पूरे अंडे देता है, चोर कोई और ही है। अमन रोज शाम को थोड़ी देर के लिए ठेले के पास से गायब हो जाता था। ये बात सुहानी काफी दिन से नोटिस कर रही थी और सुहानी को अमन पर शक हो गया था। दूसरे दिन शाम को सुहानी अपना ठेला लगाती है। उस दिन उसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक आए। अरे बहन जी, एक प्लेट अंडा पराठा लगाना, मेरे लिए डबल एग पराठा। सुहानी का अंडा पराठा बनाने का सामान जल्दी ही खत्म हो गया था। अमन भी ठेले पर नहीं था। तभी उसके ठेले पर एक आदमी, अरे एक डबल एग पराठा लगाना। साहब, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, सामान खत्म हो गया है, मैं बाजार से सामान लेकर बस 5 मिनट में आई। सुहानी अपने ठेले को छोड़कर जल्दी से सामान लेने बाजार गई। तभी उसने बाजार में अमन को अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पीते हुए देख लिया। सुहानी अमन से बिना कुछ कहे ही सामान लेकर वापस आ गई। ये लीजिए साहब, आपका डबल एग पराठा तैयार है। उस दिन सुहानी को काम खत्म करने में ज्यादा देर हो गई थी। ओह, आज तो रात ज्यादा हो गई है, घर जाकर खाना भी बनाना है। सुहानी अपना सामान समेट ही रही थी कि तभी एक पुलिस वाला वहां आया और सुहानी के ठेले पर डंडे से मारते हुए उसने, ए लड़की, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही है? जी साहब, घर जा रही हूँ, बस सामान रख रही थी। पहले मुझे एक प्लेट अंडा पराठा बना कर दो। साहब, अंडे तो खत्म हो गए, वो आज ग्राहक ज्यादा आए थे ना, तो सब अंडे खत्म हो गए, इसीलिए तो आज घर जाने में देर हो गई साहब। क्या कहा? अंडे खत्म हो गए? और इतना कहकर पुलिस वाले ने सुहानी का ठेला पलट दिया, जिससे ठेले का सारा सामान जमीन पर बिखर गया। सुहानी का बहुत नुकसान हो गया, लेकिन उस पुलिस वाले का इससे भी मन नहीं भरा। उसने सुहानी के ठेले पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए और सुहानी का ठेला तोड़ दिया। सुहानी वहां जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। छोड़ दो साहब, मेरे ठेले को मत तोड़ो,
छोड़ दो। सुहानी उस पुलिस वाले के हाथ पैर जोड़ती रही, उससे दया की भीख मांगती रही, लेकिन उसने सुहानी की एक नहीं सुनी। सब कुछ बर्बाद करके वो जब वहां से चला गया तो सुहानी अपने टूटे फूटे ठेले को लेकर घर आई। घर आकर सुहानी ने देखा कि अमन शराब के नशे में धुत बेहोश पड़ा था। ओह, तो ये अब नशा भी करने लगा है। आज तो सब खत्म हो गया, जो कमाया था सब बर्बाद हो गया। दूसरे दिन सिगरेट और दारू, अब क्या बाकी रह गया है तेरे लिए? शर्म है ही नहीं। और सुहानी अमन को घर से निकाल देती है। अमन अपने उन दोस्तों के पास गया जिनके साथ वो नशा किया करता था, लेकिन सबने उसे अपने घर में रखने से मना कर दिया। नहीं यार, तू समझा कर, माँ नहीं मानेगी। यार तू अपनी बहन से माफी मांग ले और घर चला जा। सब तरफ से निराश अमन की आंखें खुल गई थीं। सुहानी को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सुहानी का ठेला नहीं लगाने की वजह से उसके ग्राहक अब दूसरी जगह जाने लगे थे। तभी सुहानी की नजर उसकी झोपड़ी में रखे एक टेबल पर पड़ी। कुछ पैसे हैं मेरे पास, क्यों ना इस टेबल को बाहर रख दूं और अपनी झोपड़ी से ही अंडा पराठा का बिजनेस फिर से शुरू कर दूं। सुहानी बाजार जाकर 3-4 प्लास्टिक की कुर्सियां खरीद कर ले आई और उस टेबल कुर्सियों को अपनी झोपड़ी के बाहर लगा दिया और वहां एक बोर्ड लगा दिया, सुहानी अंडा पराठा। अगले दिन से उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने लगे। सुहानी के पास ज्यादा पैसे तो नहीं थे, इसलिए उसने चीज वगैरह ना खरीद कर अपनी झोपड़ी में ही अपने हाथों से टमाटर की लाल चटनी बनानी शुरू कर दी। अरे 1 प्लेट अंडा पराठा लगाना और हाँ, लाल चटनी जरूर देना। जी साहब। 1 प्लेट बटर अंडा पराठा लगा दो। डबल एग बटर पराठा लगा दो। मेरे लिए भी, मेरे लिए भी। अरे वाह, लाल चटनी तो बहुत ही लाजवाब बनी है। इसके साथ अंडा पराठा खाने का मजा ही अलग है। दर-दर की ठोकरें खाकर और रात सड़कों पर गुजारकर अमन को अपनी बहन की याद आ रही थी। दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया, बदले में मैंने उनकी मदद करने की बजाय उन्हें निराश किया। अमन सुहानी के पास जाता है। दीदी मुझे माफ कर दो, प्लीज दीदी, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। सुहानी उसे गले से लगा लेती है। अमन अब रोज स्कूल जाने लगा था और शाम को अंडा पराठा बनाने में सुहानी की मदद करता था। सुहानी अंडा पराठा बनाती और अमन उसे ग्राहकों को परोसता था। अमन, ये 4 अंडा पराठा और लाल चटनी पैक करके नंदू चाचा की दुकान पर दिया। ठीक है दीदी। सुहानी को आस पड़ोस की दुकानों और घर से फोन पर अंडा पराठे का ऑर्डर मिलने लगा था और अमन ऑर्डर डिलीवर करने लगा। सुहानी की झोपड़ी के बाहर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। आसपास के ऑफिस के कर्मचारी भी उसकी दुकान पर अंडा पराठा खाने आने लगे थे और अब सुहानी की अच्छी कमाई भी होने लगी थी। कुछ दिन बाद उसकी झोपड़ी के बाहर एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी, जिसे देखकर सुहानी घबरा गई। अरे सुहानी कौन है? जी साहब, मैं हूँ। जिस पुलिस वाले ने तुम्हारा ठेला तोड़ा था उसे सजा दे दी गई है। अब तुम अपना ठेला वहां लगा सकती हो। लेकिन आपको किसने बताया? अमन नाम के लड़के ने थाने में आकर उसकी शिकायत की थी और हाँ, थाने की तरफ से तुम्हें एक ठेला और कुछ पैसे दिए जा रहे हैं, जिससे कि तुम अपनी दुकान फिर से लगा सको। धन्यवाद साहब, आपका बहुत बहुत। चुका था। वो अपने छोटे से घर में अपनी सास ननद और पति के साथ रहा करती थी। उसका पति विकास गांव की राशन की दुकान पर काम किया करता था और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उस पर थी। ऐसे में मिताली की ननद सुहानी की शादी को लेकर उसकी सास और उसके पति को हमेशा ही चिंता रहा करती। बेटा, पड़ोसन चंदा अपनी सुहानी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता बता रही थी। कह रही थी कि इकलौता बेटा है और अच्छा कमाता भी है। तू कहे तो चंदा से उन्हें अपने घर लाने की बात कह दूं। माँ, अभी सुहानी की शादी के लिए पैसे कहाँ हैं? आप तो जानती है ना, उसकी पढ़ाई के लिए कितना कर्जा लिया है हमने। अभी तो वो कर्जा भी चुकता नहीं हुआ। अजी, माँ कौन सा अभी ननद जी की शादी कर रही हैं, जो आप इतनी चिंता कर रहे हैं? रिश्ता अगर हम देखने लगेंगे तो शादी होते देर नहीं लगेगी। और अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पहले मुझे पैसे जोड़ने दीजिए, उसके बाद मैं अपनी बहन को खुशियों के साथ विदा कर दूंगा। उनकी बातों के बीच सुहानी एक प्लेट में आलू पूरी लेकर वहाँ आती है तो सभी अचानक से शांत हो जाते हैं। इतनी शांति क्यों है? आप लोग ऐसी भी क्या बातें कर रहे थे जो मेरे आते ही चुप हो गए आप लोग? कुछ भी तो नहीं सुहानी, ये खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। क्या लेकर आई हो प्लेट में? भाभी माँ, आज घर में बस आलू रखे हुए थे तो माँ ने आलू पूरी बना दी, वही परोस कर लाई हूँ भैया के लिए। अरे लाओ लाओ, जल्दी रखो, क्योंकि माँ के हाथ की आलू पूरी खाने के बाद
ऐसा लगता है 56 भोग भी फीका एप्स के आगे। उसकी बातों पर सभी मुस्कुरा देते हैं और फिर एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। अब बीतते समय के साथ सुहानी की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठे नहीं हो पा रहे थे। इस बात को लेकर विकास बहुत परेशान रहने लगा था और परेशानी के कारण उसे रात को नींद भी नहीं आया करती। ये बात मिताली को भी बहुत परेशान करती। एक रोज दोनों सास बहू राशन की दुकान से राशन लेकर आ रही होती हैं। तभी मिताली थैले में कुछ ढूंढने लगती है। क्या हो गया बहू, क्या ढूंढने लगी? माँ जी, लगता है मैं चीनी राशन की दुकान पर ही भूल आई, अभी लेकर आती हूँ। तू भूली नहीं है बहू, वो मैंने ही वापस कर दी थी, पैसे ज्यादा हो रहे थे इसीलिए। हे भगवान, कैसे दिन दिखा रहे हो कि ठीक तरह से राशन लेने के भी पैसे नहीं हैं। दोनों सास बहू आगे बढ़ जाती हैं। तभी उन्हें एक जगह भंडारा होते हुए दिखाई पड़ता है और दोनों वहाँ से आलू पूरी लेकर खाने लगती हैं। वैसे बहू, भंडारे की आलू पूरी की बात ही निराली है। ऐसा स्वाद किसी आलू पूरी में नहीं है जो भंडारे की आलू पूरी में है। ये भंडारा है, वरना तो ऐसी आलू पूरी खाने के लिए लोग पैसे देकर भी खाएं। सही कह रही हो माँ जी, लेकिन आपके हाथों की बनी आलू पूरी भी कुछ कम नहीं होती है। वैसे माँ जी, मैंने सोचा है कि विकास जी की मदद करने के लिए मैं भी कोई काम शुरू करूं। आपको पता है, वो बहुत परेशान रहते हैं, रात रात भर सोते नहीं हैं। उन्हें ननद जी की शादी की चिंता सताती रहती है और मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती ना। मिताली की बात सुनकर रेवती भी सोच में पड़ जाती है और आलू पूरी देखकर वो अपना दिमाग चलाती है। बहू, तू अकेली ही क्यों है? मैं भी तेरे साथ काम करूंगी। मैं कहती हूँ हम मिलकर आलू पूरी बनाकर बेचना शुरू कर देते हैं। सच में माँ जी? हाँ बहू, अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे ना तो कुछ तो पैसे इकट्ठे हो ही जाएंगे। अब दोनों सास बहू ने ठान लिया था कि वो पैसे कमाने के लिए आलू पूरी बनाकर बेचेंगे और अगले दिन गांव के एक अमीर आदमी से कुछ पैसे उधार लेकर सास बहू दोनों सारा इंतजाम कर लेते हैं और फिर बाजार के चौराहे पर आलू पूरी का ठेला लगाते हैं। आलू पूरी, गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए। माँ जी, आपकी आवाज मेरे कानों तक जा नहीं रही। भला लोगों के कानों तक कैसे जाएगी? थोड़ा तेज बोलिए, ऐसे। आलू पूरी, गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए। पहला दिन होने के कारण कुछ इक्का दुक्का लोग ही उसकी दुकान पर आते। शाम को दोनों अपना आलू पूरी का ठेला लेकर घर पहुंचती हैं, तो देखती हैं कि विकास के सर और हाथ पर पट्टी बंधी होती है। ये देखकर दोनों बहुत ही घबरा जाती हैं। ये आपको क्या हो गया है? ये चोटें कैसे लगी आपको? हाँ बेटा, ये सब किसने किया? माँ, घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। वो राशन की दुकान में कुछ दबंग घुस आए थे, उन्होंने सबको पीटा। वो तो अच्छा हुआ मालिक हमें अस्पताल लेके चले गए, वरना पता नहीं क्या हो जाता आज। शुभ शुभ बोल बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है। हाँ, और जब तक आप ठीक नहीं हो जाते हैं आप घर पर ही आराम कीजिए। विकास के साथ हुआ हादसा सुनकर तीनों ही डर जाते हैं, जिसके बाद सास बहू मेहनत से रोज आलू पूरी बेचा करते। जहाँ रेवती गर्मा गर्म आलू पूरी बनाया करती, तो वहीं मिताली लोगों को आलू पूरी परोसती। धीरे धीरे सास बहू का आलू पूरी बिजनेस अच्छा चलने लगता है। साथ ही सुहानी के लिए एक अच्छे घर का रिश्ता भी मिल जाता है। एक दिन दोनों सास बहू हमेशा की तरह आलू पूरी बेच रही होती है। तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है जो आलू पूरी खाते हुए जोर से चिल्लाता है, हे भगवान, कैसे कपटी लोग हैं इस दुनिया में। क्या बात है भाई साहब, आप इस तरह से चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? अरे देखो, ये आलू की सब्जी में इतना बड़ा कंकड़ है, वो तो मैंने पहले ही देख लिया। अगर ये मेरे गले में अटक जाता तो मेरी सांसें ही अटक जाती। हे भगवान, ये कंकड़ सब्जी में कैसे पड़ गया बहू? पड़ गया है, जानबूझकर डाला है तुमने। भाई साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? इतने समय से हम यहाँ आलू पूरी बेच रहे हैं, भला हम ऐसे क्यों करेंगे? ये तो तुम सास बहू ही जानो, मैं तो यहाँ भूल कर भी नहीं खाने आऊंगा और इस कंकड़ वाली आलू पूरी के मैं पैसे भी नहीं दूंगा। वो आदमी इतना हंगामा करके चला जाता है कि बाकी सभी लोग भी दोनों सास बहू को घूर घूर कर देखने लगते हैं। इस हंगामे के बाद से उनके ग्राहकों की संख्या में भी कमी आ जाती है। आलू पूरी, गर्मा गर्म आलू पूरी खाइए।
बहन जी आइए ना, आलू पूरी खाइए। नहीं नहीं, तुम्हारे यहाँ के आलू पूरी नहीं खानी। सुना है तुम लोग कंकड़ पत्थर डालते हो। ना बाबा ना। उस आदमी के चलते तो लोगों ने इधर देखना ही छोड़ दिया। पता नहीं कैसे उस सब्जी में कंकड़ पड़ गया था। नहीं माँ जी, हम इतनी साफ सफाई से आलू पूरी बनाते हैं। और माँ जी, हम ऐसे हार तो मान नहीं सकते ना, और ना ही अपना काम छोड़ सकते हैं। बस हम गली गली घूमकर आलू पूरी बेचेंगे। मिताली अपने काम में आने वाली मुसीबत से डरती नहीं और फिर जगह जगह घूमकर आलू पूरी बेचना शुरू करती है, जिससे वो अलग अलग इलाकों में जाती है जहाँ के लोग पहली बार उनकी बनाई हुई आलू पूरी खाकर उनकी तारीफ भी करते हैं। तभी एक रोज उन्हें वही आदमी छोले चावल की एक दुकान पर दिख जाता है, जो दुकान वाले की नजर से बचाकर खाने में मिट्टी मिला रहा था। लेकिन मिताली देख लेती है, और जब दुकान वाला आदमी उससे पैसे मांगने ही वाला होता है कि तभी वो आदमी हंगामा कर देता है। मैं तो कोई पैसे देने वाला नहीं हूँ। तुम लोगों को मिट्टी वाला खाना खिलाते हो। देखो सभी लोग, इस खाने में मिट्टी है। अरे बहू, कहाँ जा रही है? उस आदमी की नौटंकी का जवाब देने जा रही हूँ माँ जी, जिसकी वजह से हमें ऐसे घूम घूम कर आलू पूरी बेचने पड़ रही है। मिताली वहाँ जाकर उस आदमी को जोरदार थप्पड़ मारती है और सभी खड़े लोग ये देखकर दंग रह जाते हैं। अरे पागल औरत, मुझे थप्पड़ मारने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वैसे ही जैसे तेरी साफ सुथरे खाने में मिट्टी मिलाने की हुई। उस दिन तूने आलू पूरी की सब्जी में ऐसे ही कंकड़ डाला था ना? ये क्या बकवास कर रही हो तुम? ये आदमी एक नंबर का झूठा है। नई दुकान पर जाकर खुद उनके खाने में कुछ मिलावट करके उनको बदनाम करता है। तेरी इस हरकत से कितने लोगों की मेहनत बर्बाद होती है। कभी इस बारे में सोचा है तूने? वो आदमी वहाँ से भागने लगता है। तभी दुकान वाला और कुछ लोग उसे पकड़कर पुलिस को बुलाते हैं, और फिर दुकान वाला मिताली को धन्यवाद कहता है। जिसके बाद मिताली और उसकी सास वापस से बाजार के चौराहे पर अपनी आलू पूरी बेचा करते। उनका बिजनेस इतना अच्छा चलता है कि वो धूमधाम से सुहानी की शादी भी कर देते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी पटरी पर ले आते हैं। हर काम को करने में कुछ न कुछ मुसीबत आती है, लेकिन उसकी वजह से अपने हुनर पर शक करके हार मानना ठीक नहीं। जिस तरह इस कहानी में मिताली उस हादसे के बाद हार ना मानते हुए भी अपने काम को जारी रखती है, ठीक वैसे ही हमें भी हार नहीं माननी चाहिए। चंबलपुर गांव के बड़े जमींदार सुखदयाल का परिवार एक सुखी संपन्न परिवार था, जो गांव में बहुत ही ठाट बाट से रहा करते थे। किसी चीज की कोई कमी नहीं थी उनके पास। उन्हीं की एक लौती बेटी रज्जो, जो हमेशा गहनों से लदी रहा करती थी ताकि सुंदर दिख सके, क्योंकि उसका रंग जरा सांवला था, जिसे लेकर वो अक्सर परेशान रहा करती। एक रोज वो अपने चेहरे पर चंदन का लेप लगाकर बैठी होती है, तभी उसकी माँ चमेली आती है। हाय दैया, ये क्या भूत बनी है बिटिया? का लगा लिया है चेहरे पर तूने? माँ, ये चंदन का लेप है। हमने सुना है इस लेप से चेहरे का रंग निखरता है। अब रंग रूप नहीं निखारेंगे तो शादी कैसे होगी? अरे दैया, कैसी बात कर रही है बिटिया? रंग नहीं, मन साफ होना चाहिए। फिर तो शादी करने के लिए गांव क्या शहर के लड़के भी तैयार हो जाएंगे। क्या बातें चल रही है माँ बेटी में? देखिए अपनी लाडली को, कैसे अपनी रंगत को निखारने के लिए ये हुलिया बनाए बैठी है। हाँ तो तुम्हें क्या दिक्कत है? जमींदार सुखदयाल की बेटी है, जो चाहे करे। अरे बिटिया, मैं तुम्हारे लिए कंगन लेकर आया हूँ। स्कूटी में तो नहीं छोड़ दी चाबी? नहीं यार। सोनाली वाघमारे, क्या तुम मेरे साथ हिस्ट्री की क्लास बिताना चाहोगी? सेंटर फ्रेश की ताजी सांस लाए, दिल की बात जुबां पे। बाबा, ये तो बहुत सुंदर है, हमें बहुत पसंद आया। तभी तो मैं ये लाया हूँ तेरे लिए। रज्जो उस कंगन को पाकर बहुत खुश थी और उसे हमेशा अपने हाथ में पहनकर रखती। गांव में रहने वाली चंदा देवी का बेटा संजीत शहर से वापस आता है, क्योंकि उस पर बहुत कर्जा हो गया था, जिसके कारण वो अपनी गांव की जमीन को बेचने के लिए देखने जाता है।
जहाँ रास्ते में एक तालाब के किनारे रज्जो अपनी सहेलियों के साथ तालाब में पत्थर फेंक रही थी। तभी एक पत्थर जाकर संजीत के सर पर लग जाता है तो रज्जो और उसकी सहेलियाँ भागी भागी उसके पास आती हैं। हाय राम, तुम्हारे सर से तो खून निकलने लगा। माफ करना, गलती से पत्थर तालाब में जाने की जगह तुमको लग गया। अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई रज्जो, चल इसे अस्पताल लेकर जाते हैं, इसके सर पे पट्टी करवा देते हैं। वैसे भी तो तू जमींदार की बेटी है तो डॉक्टर तुझसे पैसे थोड़ी ना लेगा। तुम गांव के जमींदार सुखदयाल की बेटी हो? हाँ क्यों, तुम हमको जानते हो क्या? जानता तो नहीं था लेकिन जानना चाहता हूँ। गांव के जमींदार की बेटी से अगर रिश्ता हो जाए तो एक बार में ही मेरी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएंगी। अरे क्या सोचने लगे तुम? वो कुछ नहीं, ठीक हूँ। आपने अपनी गलती मानी, यही बहुत बड़ी बात है। मैं चलता हूँ। कुछ दिनों बाद संजीत की माँ चंदा देवी अपनी बेटी का रिश्ता लेकर सुखदयाल के घर आती है। संजीत को देखकर रज्जो अपने पिता से कहती है, बाबा ये बहुत अच्छे इंसान है, हमारे कारण इनके सर पे चोट आई है, फिर भी इन्होंने हमें एक बुरा शब्द नहीं कहा। वैसे मैंने सुना है तुम शहर में काम करते हो। जी जमींदार जी, छोटा सा खुद का काम है तो ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूँ। मुझे आपकी बेटी एक नज़र में पसंद आ गई तो मैंने ही माँ से यहाँ आने को कहा। मेरी तो एक ही बेटी है और ये सब कुछ उसका ही है। शादी करके तुम्हारा भी हो जाएगा अब ये सब। और तो और मेरी बस एक ही इच्छा है कि मेरी बेटी जहाँ भी रहे खुश रहे। आप चिंता मत कीजिए जमींदार साहब, मैं आपकी बेटी को कभी कोई दुख नहीं होने दूंगा। इस तरह कुछ ही समय में रज्जो की शादी सुखदयाल संजीत से करवा देता है और दहेज के तौर पर संजीत को भरपूर पैसा, जमीन और घर मिलता है। कुछ दिनों तो दोनों गांव में रहते हैं। फिर रज्जो संजीत से शहर जाने की बात करती है तो एक रोज संजीत उसे गांव का मेला घुमाने ले जाता है। वहां से लौटते हुए दोनों तालाब से गुजर रहे होते हैं। तभी संजीत अचानक उस तालाब में रज्जो को धक्का दे देता है। संजीत बचाओ हमें, निकालो, हम डूब जाएंगे संजीत। हाँ तो डूब मरो, क्योंकि मुझे तुम्हारी जैसी शक्ल वाली बीवी नहीं चाहिए। तेरे बाप के पैसों से मतलब था मुझे, जो मेरे पास आ चुके हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? बचाइए हमें संजीत। हो गया काम तमाम। रज्जो के घर वालों को रज्जो की मौत की खबर मिलती है तो वो दौड़े दौड़े तालाब पर जाते हैं। बहुत ढूंढने पर भी उसकी लाश नहीं मिलती तो रज्जो मगरमच्छ का शिकार हो गई है। ये सोचकर उसके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जिसके बाद संजीत गांव में अपनी जमीन और घर बेचकर शहर में एक एड एजेंसी खोलकर ऐशो आराम की जिंदगी जीता है। इस हादसे के 6 महीने बाद संजीत टीवी पर एक ऐड देखता है जिसकी मॉडल को देखकर वो दंग रह जाता है। रवि, ये मॉडल कौन है? पहले तो इसे कभी नहीं देखा। सर ये मिस रवीना है, आजकल ये बहुत ही फेमस हो रही हैं। आधे से ज्यादा ब्यूटी प्रोडक्ट की एड में यही नजर आती हैं। सुना है बला की खूबसूरत है मिस रवीना। फिर तो मुझे भी मिलना पड़ेगा इस बला की खूबसूरत से। मिस रवीना नाम है ना इनका। कुछ ही दिनों में संजीत का सेक्रेटरी रवि संजीत की मीटिंग फेमस मॉडल रवीना से फिक्स करता है। दोनों एक कैफे में मिलते हैं। रवीना को देखकर संजीत उसकी सुंदरता पर लट्टू हो जाता है। दोनों के बीच काम को लेकर बातें होती हैं। साथ ही संजीत रवीना से फ्लर्ट करने की कोशिश भी करता है। वैसे आपकी इस बेमिसाल खूबसूरती का राज क्या है मिस रवीना? वो मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। सच में? आप तो सीरियस हो गए, मैं तो मजाक कर रही थी। कोई राज नहीं है, मेरी खूबसूरती तो भगवान की देन है। वैसे आप हंसते हुए और भी खूबसूरत लगती हैं। आपके साथ काम करने में मजा आएगा। मैं भी यही उम्मीद रखती हूँ। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। अब बीतते समय के साथ दोनों साथ में काम करते और काम के चलते ज्यादातर समय एक दूसरे के साथ ही बिताया करते, जिसके कारण संजीत धीरे धीरे रवीना के प्यार में पागल होने लगता है और उसे अपनी कंपनी की परमानेंट मॉडल बना लेता है। एक रोज संजीत रवीना को अपनी कार में उसके घर छोड़ने आता है। घर में आते ही उसकी मैनेजर नीलम कहती है, मैंने आपका खाना तैयार करवा दिया है, अब मैं चलती हूँ। इतनी भी जल्दी क्या? आप मेरे साथ बैठकर खाना खा लो। ठीक है, जैसा आप कहें।
मैम, क्या सच में आप मिस्टर संजीत के साथ रिलेशन में हैं? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आपने उनकी एड एजेंसी को छोड़कर बाकियों के लिए काम करना बंद कर दिया है। इसका तो एक ही मतलब है कि आप भी उनसे प्यार करती हैं। प्यार नहीं, लेकिन बेहद नफरत जरूर करती हूँ मैं उस आदमी से, क्योंकि वो मेरा पति है। आपका पति? रज्जू को जब होश आता है तो वो एक अस्पताल में होती है और उसका चेहरा मगरमच्छ के हमला करने से पूरी तरह खराब हो चुका था। डॉक्टर से उसे पता चलता है कि दूसरे गांव वाले उसे यहाँ पहुँचा कर गए हैं। मैं उस आदमी को बर्बाद कर दूंगी जिसने मेरी ये हालत की है। चाहे जो हो जाए, मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। रज्जू अपने हाथ में पहने उस कंगन को देखती है जो उसे उसके पिता ने दिया था, जो कि खरे सोने का था। उसे बेचकर वो दूसरे देश में अपनी प्लास्टिक सर्जरी करवाती है और एक नया रूप लेकर वापस आती है। मेरे पिता के दिए हुए उस खरे सोने की कंगन की कीमत का मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन उसकी वजह से मुझे ये नया रूप मिला है और नई जिंदगी मिल